हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। स्टील के सारे टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द साइज ऑफ रिवेट इज़ आइडेंटिफाइड बाई। तो कोई भी रिवेट है, जैसे कि रिवेट जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो रिवेट में क्या होता है कि अगर साइज़ की बात करें कितने साइज़ का रिवेट है, तो ये जो पोर्शन कहलाता है ये आपका कहलाता है शैंक। तो जो शैंक का डायमीटर, ये आपका शैंक डायमीटर है। तो इससे आप बताते हैं कि रिवेट जो है कितने साइज़ का है। तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं डायमीटर ऑफ शैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड इन प्लेट गर्डर्स इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन। तो जो थिकनेस ऑफ वेब होती है वो आपकी होती है, जो डेप्थ है, क्लियर डेप्थ ऑफ वेब है, डिवाइडेड बाई 200। अगर इससे कम है तो आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को प्रेफर करते हैं। इसका यूज़ आपको पता है प्लेट गर्डर्स में करते हैं। प्लेट गर्डर्स क्या होता है, जब कोई भी बीम जो है, बिल्टअप बीम्स हैं, वो सफिशिएंट नहीं होती लोड को बियर करने के लिए, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, प्लेट गर्डर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लेट गर्डर्स में क्या होता है, जैसे ये वेब पोर्शन होता है, इसके बाद एक ऊपर प्लेट लगाते हैं, इसको फ्लैंज एंगल से जो है आप कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये फ्लैंज एंगल कहलाता है। यहाँ पे जो गैप छोड़ते हैं ये 5 का गैप छोड़ते हैं आप, ठीक है, जिससे ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, फ्लैंज एंगल होता है। तो आपको पता है सिमिलरली ये प्रोसेस यहाँ भी करते हैं इस टाइप से। यहाँ पे फ्लैंज प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक प्लेट लगाते हैं। तो ये जो क्लियर डेप्थ होती है, ये डेप्थ होती है आपकी D1, जो वेब की क्लियर डेप्थ है, और ये जो थिकनेस ऑफ वेब है। तो इनका जो रेशियो होता है उसको आप कंसीडर करते हैं कंडीशंस में। तो आप ये देखते हैं कि अगर D1/TW की वैल्यू लेस देन 85 है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वर्टिकल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वर्टिकल स्टिफनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाते हैं। वही अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 85 है तो आप वहाँ पे वर्टिकल स्टिफनर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें जो है नॉट रिक्वायर्ड, इसमें जो है वर्टिकल स्टिफनर्स को आप प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो बकलिंग हो रही है वेब की उसको आप प्रिवेंट कर सकें ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन। डायगोनल कंप्रेशन जो है उसकी वजह से जो बकलिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वही अगर इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 200 है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अगर D1/TW, तो यहाँ से वही अगर थिकनेस ऑफ वेब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, T1 इक्वल टू जो आ जाएगा वो लेस देन हो जाएगा D1/200। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स को आप प्रोवाइड करते हैं। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 250 है तो आप एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को प्रोवाइड कर देते हैं अबव दी एट न्यूट्रल एक्सिस। इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबव प्रोवाइड करते हैं। बट अगर ग्रेटर देन 250 है तो एडिशनल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं आप न्यूट्रल एक्सिस पे। वही अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 450 हो जाती है तो आप पूरे सेक्शन को रीडिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील। जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, आपको पता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो बढ़ती जाती हैं, बट टेंसाइल स्ट्रेसेस कम होती जाती हैं। यही अगर Fe250 की बात करें तो ये आपका कर्व है Fe250, और यही अगर आपका Fe415, Fe500 है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कार्बन बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेस की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, बट वही स्ट्रेन की वैल्यू कम हो जाती है। जब स्ट्रेन की वैल्यू कम होगी तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इट डिक्रीजेज इट्स डक्टिलिटी। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज। कॉलम स्प्लाइसेस क्या होते हैं, जब लेंथ की ऑफ कॉलम जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है तब आप क्या करते हैं, दो कॉलम्स को जोड़ने के लिए वहाँ पे कॉलम स्प्लाइसेस लगा देते हैं, इसको जो है जोड़ देते हैं और यहाँ पे वेब स्प्लाइस प्रोवाइड कर देते हैं। तो कॉलम स्प्लाइस जो है इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायमीटर ऑफ अ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाई। तो अगर डायमीटर जो है रिवेट होल का आपको पूछा है तो कितना ज़्यादा होना चाहिए डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो रिवेट होल का डायमीटर की कंडीशंस होती हैं। तो आपको पता है अगर रिवेट का डायमीटर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 25 है, तो जो डायमीटर होल का होता है वो होता है, नॉमिनल डायमीटर में आप 1.5 ऐड कर देते हैं। वही अगर फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 25 है तो आप जो डायमीटर ऑफ रिवेट होल प्रोवाइड करते हैं वो जो डायमीटर ऑफ रिवेट है उसमें 2 ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 1.5 ऑप्शन में नहीं है तो आप कौन सा क्लिक कर देंगे, ऑप्शन डी जो है वो आप करेक्ट लगा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर ऑन स्टील स्ट्रेसेस इज। तो स्टील के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.15 होता है और कंक्रीट के लिए 1.5 होता है। व्हेन लोड इज एक्सर्टेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन कॉन्टैक्ट, तो अगर आपका लोड एक सरफेस से दूसरी सरफेस में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो आपका कहलाता है, वो स्ट्रेसेस जो होती हैं वो बियरिंग स्ट्रेसेस कहलाती हैं आपकी, जो कि लोड को बियर कर रही हैं वो आपकी स्ट्रेसेस बियरिंग स्ट्रेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टाई इज अ, जो टाई आप प्रोवाइड करते हैं, टाई एक टेंशन मेंबर होती है। नेक्स्ट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड, तो जो लेसिंग बार के लिए स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो आपका 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ अ बट बेल्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो एक्चुअल थिकनेस जो बट बेल्ट की होती है, जितनी प्लेट की थिकनेस है आप उसके इक्वल ही प्रोवाइड करते हैं बट बेल्ट की थिकनेस, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। द फिलेट बेल्ट हुज एक्सेस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, तो जब आपकी एक्सेस की जो डायरेक्शन है अप्लाइड लोड की, उसी डायरेक्शन में आप फिलेट बेल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज ये फिलेट बेल्ट है और लोड की डायरेक्शन भी यही है, तो ये जो आपकी कहलाती है इसको कहते हैं साइड फिलेट बेल्ट, ठीक है। द ट्रैकिंग रिवेट्स इन कंप्रेशन प्लेट्स एक्सपोज टू वेदर हैव अ पिच नॉट एक्सीडिंग 200 mm, और तो ये जो यहाँ पे ये टैकिंग रिवेट्स हैं, अगर आप कंप्रेशन प्लेट में प्रोवाइड करते हैं तो 200 mm और 16 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब क्रिपलिंग इन बीम्स जनरली अकर्स एट द पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। तो जो वेब क्रिपलिंग होती है वो कंसंट्रेटेड लोड की वजह से होती है, जिससे कि सपोज कोई भी आई सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट क्रिपल कर गया है, बक्कल हो गया, तो ये आपका वेब क्रिपलिंग कहलाता है। तो ये कंसंट्रेटेड लोड की वजह से होता है। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड स्टील टैंक्स, तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम नहीं मिनिमम थिकनेस पूछ रहे हैं। मैक्सिमम तो आप कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, मिनिमम थिकनेस जो प्लेट की होती है जब आप प्री स्ट्रेस स्टील टैंक्स में प्रोवाइड करते हैं वो होती है आपकी 6 mm, तो ये जो है पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द विड्थ ऑफ लेसिंग बार इन mm इज कैप्ड ट्वाइस द नॉमिनल डायमीटर, थ्राइस द नॉमिनल डायमीटर, तो आप जो भी विड्थ प्रोवाइड करते हैं वो 3 टाइम्स ऑफ डी कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर आपने जो डायमीटर ऑफ रिवेट होल है वो 20 mm कंसीडर किया है, तो विड्थ आप जनरली कितनी कंसीडर करते हैं 60 mm, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, थ्राइस द डायमीटर नॉमिनल रिवेट डायमीटर। द पर्पस ऑफ स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज टू टेक केयर ऑफ बियरिंग स्ट्रेसेस, बियरिंग स्ट्रेसेस से बचाने के लिए जो है आप स्टिफनर्स को प्रोवाइड करते हैं। तभी आपने देखा है कि जब आप प्लेट गर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 5 mm का गैप छोड़ते हैं। 5 mm का गैप इसलिए छोड़ते हैं कि जो डायरेक्ट बियरिंग एक्शन फ्लैंज का वेब में हो रहा है उसको आप अवॉइड कर सकें, और जो लोड ट्रांसफ़र हो वो आपका फ्लैंज एंगल की वजह से जो है वो लोड ट्रांसफ़र हो, यानी फ्लैंज एंगल जो है वो उसको लोड को ट्रांसफ़र करे फ्लैंज से वेब में, बट डायरेक्ट बियरिंग एक्शन इसमें ना हो, इसीलिए आप इसमें जो है स्टिफनर्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्राइव एंड फील्ड रिवेट इन अ बियरिंग ऑन रिवेट इज, तो जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होती है आपकी, तो इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होती है ये होती है आपकी 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये पावर ड्राइव एंड फील्ड रिवेट है, ठीक है। रिवेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं और उसको जो है फील्ड में ड्राइव कर देते हैं, तो वो आपका कहलाता है पावर ड्राइव एंड फील्ड रिवेट। नेक्स्ट आता है बियरिंग स्टिफनर्स आर डिजाइंड एज बीम्स, बीम टाइज एंड कॉलम्स, तो बियरिंग स्टिफनर्स को जो है एज अ कॉलम आप जो है डिज़ाइन करते हैं। द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ कॉलम बेस इज कंसीडर्ड इक्वल टू, तो जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो आपको पता है 0.75 टाइम्स जो है वो आपकी यील्ड स्ट्रेस की होती है, तो ये हो गया आपका 0.75 F/। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब जैसे कि ये सपोज कोई प्लेट है, इसमें जो है आपने रिवेट्स अप्लाई किए हुए हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में आप लोड लगा रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवेट्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है, डिस्टेंस होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, गेज डिस्टेंस। वही इसी पैरेलल डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लोड है उसी डायरेक्शन में जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है पिच। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेज, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी IS 800-1984 द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन स्टील इज FY जो है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है। तो आपको पता है कि जो एक्सियल स्ट्रेस होती है इन टेंशन, चाहे वो इन कंप्रेशन बात करें, वो होती है आपकी 0.6 टाइम्स ऑफ FY, ठीक है। वही अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, तो जो मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो आपकी होती है, चाहे वो इन कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव और टेंसाइल, कोई भी स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव हो चाहे वो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस हो, ये होती है आपकी 0.66 टाइम्स ऑफ FY। वही अगर आप बियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो बियरिंग स्ट्रेस जो होती है वो होती है आपकी 0.75 टाइम्स ऑफ FY, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि 0.6 FY जो है वो एक्सियल टेंशन में आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट होल फॉर अ रिवेट विद नॉमिनल डायमीटर ऑफ 27 mm। तो रिवेट होल का डायमीटर आपको निकालना है, फाई की वैल्यू 27 mm गिवन है। तो आपको पता है कि अगर 25 mm से ज़्यादा फाई की वैल्यू होती है तो जो डायमीटर ऑफ रिवेट होल होता है वो होता है नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 27 + 2 29 mm, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर फॉर पावर ड्राइवन शॉप रिवेट। तो अगर पावर ड्राइवन शॉप रिवेट की बात होती है इन शियर, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 100 न्यूटन पर mm²। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर IS 1984 द लेसिंग्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर शैल बी प्रपोर्शन टू रजिस्टर टोटल ट्रांसवर्स शेयर एज इक्वल टू एटलीस्ट। तो जो शेयर है अगर आप उसको ट्रांसवर्स शेयर में रजिस्ट कराना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। तो आपको पता है कि जो ट्रांसवर्स शेयर होता है वो टोटल लोड का 2.5% होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर्स इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैट टी शुड बी, ये होता है आपका 10 टाइम्स ऑफ दी थिकनेस ऑफ फ्लैट, ठीक है। तो जो आउट स्टैंड होता है वेब स्टिफनर का, उसको अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है जो थिकनेस ऑफ फ्लैट है उसका 10 टाइम्स। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ अ फिलेट बेल्ट इज इंडिकेटेड बाई। तो आपको जो है किससे इंडिकेट करते हैं साइज ऑफ फिलेट बेल्ट को? साइज ऑफ प्लेट से, साइड ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ फिलेट, और थ्रोट ऑफ द फिलेट या लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, ठीक है। ये यहाँ पे जो है फिलेट है तो इसको हमेशा जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ फिलेट बेल्ट। जैसे कि सपोज कोई ये इनको जो है एंगल को आपने को जोड़ना है, तो ये आपका फिलेट बेल्ट है, तो ये जो ट्रायंगल आता है आपका ट्रायंगल ऑफ फिलेट, तो इसकी जो साइड होती है इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं साइज ऑफ द फिलेट बेल्ट से, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है साइज ऑफ द फिलेट बेल्ट। और ये जो ट्रायंगुलर ये जो साइज होता है ये आपका कहलाता है थ्रोट ऑफ द फिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a 2 cm diameter rivet connects two plates as shown in figure and safe shear stress for rivet is 1000 kg/cm², तो the value of maximum permissible pull will be। तो इसमें वैल्यू जो है आपको निकालनी है लोड की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो पुल होता है दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो आपको पता है स्ट्रेस कितनी है 1000 kg/cm² इंटू एरिया जो होता है वो π/4 इंटू d² होता है, और d जो डायमीटर है 2 cm²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3140 kg जो है वो आपका पुल आ जाएगा। तो सॉरी, ऑप्शन जो है वो आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि डी में जो है 3140 kg आपका लोड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट बेल्ट फॉर अ प्लेट ऑफ अ स्क्वायर एज इज। तो ये होता है जब आप मैक्सिमम साइज फाइंड करते हैं फिलेट बेल्ट का, जिसकी वैल्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होती है 1.5 mm लेस देन दी थिकनेस ऑफ दी प्लेट। तो जो भी प्लेट की थिकनेस है उससे अगर आप 1.5 mm लेस कर दें तो वो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट फ्लेम कट एज शैल नॉट बी लेस देन। तो जो मिनिमम जो आप एंड और एज डिस्टेंस यूज़ करते हैं वो होता है 1.5 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ होल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। अब जैसे कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि इफ़ मशीन कट एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
मशीन कट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप 1.5D यूज़ करते हैं। वही अगर हाथ से कट कर रहे हैं, हैंड कट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जो एंड और एज डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है 1.7 टाइम्स दी ग्रॉस डायमीटर या डायमीटर होल। तो यहाँ पे आप ऑप्शन जो है ए को टिक कर देंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट फ्लेम कट एज शैल नॉट बी लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when two plates are placed end to end are joined by two cover plates the joint is known as। तो जब दो प्लेट्स को आप एंड टू एंड जो है जोड़ते हैं और इसमें दो कवर प्लेट्स का यूज़ करते हैं और इसको जो है रिवेट से टैग कर देते हैं, तो ये जो वेल्ड कहलाता है, ये जो जॉइंट कहलाता है, ये आपका बट बेल्ट होता है। बट किस टाइप का है? डबल कवर बट बेल्ट। वही अगर सिंगल एक प्लेट यूज़ करते तो वो सिंगल कवर बट बेल्ट होता। तो ऑप्शन डी जो है वो आप उसको टिक करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन डायरेक्टली दे रखा है डबल कवर बट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर कोडल प्रोविजन द इफेक्टिव वर्किंग लेंथ ऑफ अ कैंटिलीवर स्टील कॉलम ऑफ लेंथ एल। तो कैंटिलीवर में होता क्या है? वन एंड फिक्स्ड होता है, अदर एंड फ्री होता है। तो जब आपका वन एंड फिक्स्ड है, अदर एंड फ्री है, तो जो इसमें इफेक्टिव लेंथ होती है कॉलम की क्या होती है? वो आपकी कुछ इस टाइप की आती है। तो इसको डबल कर देते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ आप कंसीडर करते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द कॉलम। यानी कि अगर वन एंड फिक्स्ड है, अदर फ्री है, तो एक कैंटिलीवर कॉलम बनता है। तो इसमें जो है 2 टाइम्स ऑफ एल जो है वो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल शुड बी ग्रेटर देन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ अ रिवेट बाय अबाउट। तो जो डायमीटर होता है रिवेट होल का वो कितने mm वेरी करता है? आपको पता है कि अगर 25 mm से लेस देन इक्वल टू है तो 1.5 mm ऐड कर देते हैं। वही अगर ग्रेटर देन 25 mm होता है तो आप 2 mm ऐड करते हैं। तो 1.5 to 2 mm जो है आप उसको टिक करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर 1.5 से 2 mm तक आप इसको वेरी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर्स आर प्रोवाइडेड एट। तो जो बियरिंग स्टिफनर्स आप प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये स्टिफनर्स है, वो हमेशा आप सपोर्ट्स पे जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब आपने प्लेट गर्डर पढ़ा था तो आपने उसमें देखा कि हमेशा सपोर्ट पर जो है वो आप बियरिंग स्टिफनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ वेल्ड यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट अ लैप जॉइंट इज कॉल्ड। तो अगर आप दो प्लेट्स हैं बेल्ट, ठीक है, एट लैप जॉइंट पर है, लैप जॉइंट का मतलब है कुछ इस टाइप से है, तो इसको आप वेल्डिंग करेंगे तो किस टाइप से आप वेल्ड करेंगे? तो यहाँ पे ये जो वेल्डिंग आप पुट करेंगे तो ये आपकी वेल्डिंग कहलाती है फिलेट बेल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन। तो मिनिमम पिच क्या होती है? 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट, यानी 2.55। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सिर्फ डी लिखा है तो आप डी टिक कर देंगे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, 2.5 टाइम्स ऑफ डी। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट शुड नॉट बी लेस देन हाउ मैनी ऑफ ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। द मिनिमम पिच जो होती है आपकी रिवेट की शुड नॉट बी लेस देन हाउ मैनी ऑफ ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, तो ये होती है आपकी 2.5 टाइम्स। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड साइज ऑफ बेल्ट आर कनेक्टेड एज। तो जो थ्रोट थिकनेस होती है वो होती है कनेक्टेड होती है T = K/S। इस टाइप से आप कनेक्ट करते हैं। साइज ऑफ बेल्ट का कोई स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट जो है आप नहीं कंसीडर करते। बोल्ट्स आर मोस्ट सुइटेबल टू कैरी एक्सियल टेंशन। तो बोल्ट्स को जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए यूज़ करते हैं जिससे वो एक्सियल टेंशन को भी बियर कर लेते हैं। अ रिवेटेड जॉइंट कैन फेल इन टीयरिंग ऑफ प्लेट ओनली, शेयरिंग ऑफ रिवेट ओनली, बियरिंग ऑफ प्लेट और रिवेट ओनली, या एनी ऑफ द अबव। तो कोई भी रिवेटेड जॉइंट जो है इन तीनों में से किस में भी फेल हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टॉस शीट्स शुड नॉट बी लेस देन। तो जो एंगल है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए अगर आप रूफ ट्रस के लिए यूज़ कर रहे हैं। If P and D are the pitch and gross diameter of the rivet, the efficiency of the riveted joint is given by। तो जो efficiency होती है joint की वो रेशियो होता है कि strength of plate divided by strength of solid plate। ठीक है, तो इसका जब आप निकालते हैं फॉर्मूला तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होता है कि जो भी पिच है उसमें से अगर डायमीटर ऑफ रिवेट आपने माइनस कर दिया इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट तो ये स्ट्रेंथ हो गई, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ सॉलिड प्लेट की बात करते हैं तो क्या होगा? पिच इनटू ओवरऑल जो थिकनेस है
तो ये आपकी हो गई स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। एरिया स्ट्रेस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं थिकनेस से थिकनेस कैंसिल, तो फॉर्मूला आ जाता है P - D डिवाइडेड बाई P। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, जहाँ पे इफिशियंसी जो होती है फॉर्मूला P - D डिवाइडेड बाई P कंसीडर करते हैं। अ कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज, तो जो कॉलम स्प्लाइस यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ दी कॉलम इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे अगर कॉलम की लेंथ कम है तो कॉलम स्प्लाइसेस के थ्रू आप लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। द मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड एंड सीस्मिक फोर्स ओनली इन, तो ये आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर आप अलाउएबल जो है मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं जो कि कंप्रेसिव लोड को कैरी कर रहा है विंड और सीस्मिक फोर्स के कारण, तो इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है आपका 250। द थ्रोट इन अ फिलेट बेल्ट इज लार्ज साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसमें अगर आप फिलेट बेल्ट में देखते हैं तो कुछ इस टाइप की कंडीशन होती है, ये फिलेट बेल्ट यूज़ करते हैं, तो ये आपकी साइज ऑफ फिलेट हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इससे जो परपेंडिकुलर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये आपकी कहलाती है थ्रोट ऑफ अ फिलेट बेल्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड रिवेट्स एज कंपेयर टू शॉप रिवेट्स, तो जो फील्ड रिवेट की स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी शॉप रिवेट के कंपैरेटिवली 90%। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन अ स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज, तो वेब जो होता है वो आपका शेयर को कैरी करता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट पिक द रॉन्गली रिटन स्टेटमेंट एजम्पशन टेकन इन एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट, तो जब रिवेटेड जॉइंट्स की एनालिसिस करते हैं तो ये मान के चलते हैं जो फ्रिक्शन प्लेट्स में फ्रिक्शन है वो नेग्लेजिबल है, तो ये सही है। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट्स इज नॉट कंसीडर्ड, तो अगर आप एजम्पशन लेते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि प्लेट में यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये ऑप्शन जो है आप टिक कर देंगे क्योंकि ये एजम्पशन गलत है। बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये सही है, कंसीडरेशन नहीं करते बेंडिंग मोमेंट का। टोटल लोड ऑन द जॉइंट इज इक्वली शेयर्ड बाई ऑल रिवेट्स, तो सारे एजम्पशंस करेक्ट हैं, रॉन्गली रिटन एजम्पशन जो है वो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ वेब प्लेट इज कॉल्ड अनस्टिफेंड इफ द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ एंड थिकनेस इज लेस देन, तो जो क्लियर डेप्थ और थिकनेस का रेशियो होता है अगर वो 85 से कम है, ठीक है, तो यानी D1/T का जो रेशियो है लेस देन 85 है, तो आप कोई भी स्टिफनर्स प्रोवाइड नहीं करते, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिवेटेड जॉइंट कैन फेल इन, तो रिवेटेड जॉइंट टीयरिंग में भी फेल हो सकता है, शेयरिंग ऑफ रिवेट या बियरिंग किसी में भी आपका फेल हो सकता है। द ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ 14 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट इज, तो अगर ग्रॉस डायमीटर जो है आपका पूछ रहे हैं अगर 14 mm नॉमिनल डायमीटर है, तो आपको पता है कि अगर फाई की वैल्यू लेस देन 25 होती है तो आप क्या करते हैं कि जो ग्रॉस डायमीटर होता है वो आप प्रोवाइड करते हैं 5 + 2, तो ये वैल्यू जो है आपकी 5 + 1.5 यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अगर 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 25 होती है तब आप प्रोवाइड करते हैं 5 + 2, तो यहाँ पे 14 mm है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 14 + 1.5 ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड ऑफ लेंथ एल इज, तो इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो होती है L - 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग यूज टू कनेक्ट 2 प्लेट्स ऑफ अ लैप जॉइंट, तो ये आपका जो है फिलेट बेल्ट कहलाता है। द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो नेट एरिया आप निकालते हैं ए नेट होता है ये ग्रॉस एरिया माइनस जो डायमीटर होता है एरिया ऑफ रिवेट होल, तो रिवेट होल का जो एरिया है वो अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये आपका नेट एरिया आ जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ टेंशन मेंबर इफ सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर, तो अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हैं टेंशन मेंबर में तो इसकी वैल्यू जो है 350 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवर्ट्स इन अ टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm, तो अगर 10 mm थिकनेस है तो टेंशन मेंबर के केस में इसकी क्या होती है ओवरऑल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 16T और 200, इसमें से जो भी वैल्यू लेस होगी वो कंसीडर करते हैं, तो 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है 10 mm और 200, तो 160 mm जो है ये लेस वैल्यू है, तो ये हो जाएगी आपकी जो मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ऑप्शन जो है आप सी करेक्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ वेल्ड टाइप। बट बेल्ट होता है, प्लग बेल्ट होता है, लैप बेल्ट, जिगजैग बेल्ट ऐसा कोई भी बेल्ट नहीं होता। अ प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्शन ईच अदर इज कॉल्ड। तो अगर वो प्लेट जो कि कनेक्ट कर रही है दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर को, तो वो आपकी कहलाती है गजेट प्लेट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउड इन स्टील टाइज इज। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो होता है आपका L डिवाइडेड बाई 350, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्थ ऑफ लेसिंग बार यूज्ड इन स्टील टाइज शुड नॉट बी लेस देन। तो जो विड्थ होती है वो 3 टाइम्स ऑफ द रिवेट होल होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील टाइज लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो होता है जो कि सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन है, तो उसकी वैल्यू भी होती है आपकी 350। लग एंगल इज यूज्ड विद अ सिंगल एंगल मेंबर। तो आप एज अ सिंगल एंगल मेंबर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि शेयर लैग इफेक्ट को रिड्यूस करता है। सपोज ये मेन एंगल हो गया, तो अगर आप यहाँ पे एक एंगल प्रोवाइड कर देते हैं तो ये आपका कहलाता है लग एंगल, जिसकी वजह से जो शेयर लैग इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। वही अगर आप चैनल सेक्शन की बात कर रहे हैं, सपोज एक चैनल मेंबर है मेन, तो अगर आप इस पे एक चैनल प्रोवाइड कर देते हैं तो इसको भी एज अ लग एंगल यूज़ कर सकते हैं। नॉट यूज विद डबल एंगल मेंबर, डबल एंगल मेंबर की तरह यूज़ नहीं कर सकते उसके साथ। एंगल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, क्योंकि आप एज अ सिंगल मेंबर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ चैनल मेंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इफ इन अ सिंगल लेस कॉलम कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ फ्लैट लेसिंग बार शैल बी लेस देन। तो अगर आप सिंगल लेसिंग की बात करते हैं तो थिकनेस L/40 होती है। फॉर डबल लेसिंग जो है सिंगल के लिए L/40, डबल लेसिंग के लिए होती है L/60। तो यहाँ पे देख लीजिए L/40 फॉर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंगल लेसिंग। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ कॉलम इज। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है वो आपका ट्यूबुलर सेक्शन होता है एज अ कॉलम, जिसको आप यूज़ करते हैं। ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार फॉर 20 mm रिवेट्स शुड बी। तो जो मिनिमम विड्थ होती है वो क्या होती है 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ होल। तो यहाँ पे 20 mm रिवेट्स है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 3 × 20 विच इज़ इक्वल टू 60 mm। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंगल मेंबर इन रिवेटेड ट्रस इज इक्वल टू। तो रिवेटेड ट्रस में जो एंगल मेंबर में इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है आपकी 0.85 L। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर्स आर यूज टू इंक्रीज द बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आप प्रोवाइड करते हैं प्लेट गर्डर में, वो लोकल बकलिंग जो है वेब की होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इफ द सेम नंबर ऑफ रिवेट्स हैज़ बीन यूज्ड इन द जॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स विल यील्ड हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो ये आपने सब कैलकुलेट किया था, तो आपने देखा जो डायमंड रिवेटिंग है इसमें सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी जो है आपको मिलती है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। टैकिंग रिवर्ट्स शैल हैव अ पिच इन लाइन नॉट एक्सीडिंग। तो अगर 32T और 300 mm विच एवर इज लीस्ट फॉर प्लेट्स, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं। वही 600 mm फॉर कंप्रेशन मेंबर, 1000 mm फॉर टेंशन मेंबर। ये तीनों ही वैल्यूज सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इफेक्टिव लेंथ इन बकलिंग ऑफ अ स्टील कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। जब दोनों एंड्स पर फिक्स होते हैं तो आपकी L/√2 होती है, बट इफेक्टिव लेंथ जो जनरली कंसीडर करते हैं वो होती है आपकी 0.65 टाइम्स ऑफ L। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज फॉर गैंट्री गर्डर्स कैरिंग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स द लेटरल आर इंक्रीज्ड बाई। तो जो गैंट्री गर्डर में लेटरल लोड्स या लेटरल फोर्सेस होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं आप 10% ऑफ वेट ऑफ क्रैब एंड वेट लिफ्टेड बाय द क्रेन। तो ये आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर गैंट्री गर्डर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स हैं कैरी कर रही है तो आप 10% जो है वेट ऑफ क्रैब और वेट लिफ्टेड बाय क्रेन उसका जो लोड का 10% वो इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ लेसिंग बार्स इन स्टील टाइज शुड बी मोर देन। तो जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है लेसिंग बार में थीटा की वैल्यू वो आपकी 40 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए और शुड बी लेस देन 70 डिग्री। तो 40 से 70 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन है शुड बी मोर देन, तो 40 डिग्री बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। Allowable stresses in steel ties under wind load conditions can exceed those under normal load conditions। तो अगर आप बात करते हैं विंड लोड कंडीशंस में तो आप क्या करते हैं 33% जो है वो स्ट्रेसेस को इंक्रीज कर देते हैं। या स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू टेंशन इज कॉल्ड।
तो स्टील मेंबर जो टेंशन को सब्जेक्ट करता है वो सिर्फ टाई होता है, स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर है, बीम आपकी कंप्रेशन फ्लेक्सुरल मेंबर होती है, तो ये टाई जो है वो एक आपका टेंशन मेंबर है। नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टील बीम इज लिमिटेड टू, तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो लिमिटेड होता है स्पैन की जो लेंथ है डिवाइडेड बाई 325, तो इससे ज़्यादा जो है वो लिमिट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर अ रिवेट 36 mm डायमीटर द डायमीटर ऑफ होल शेल बी, तो अगर 36 mm है यानी कि 25 mm से ज़्यादा है तो आप इसमें क्या करेंगे 36 में अगर 2 mm ऐड कर देंगे तो ये आपका रिवेट डायमीटर ऑफ होल का जो है वो डायमीटर आ जाएगा, तो 38 mm सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अलोएबल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल स्टील, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो 0.6 जो है वो FY होती है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें जो है ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। तो अगर आप बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस वेल्डेड सिंगल एंगल स्ट्रट, तो इसको पता है आपको इफेक्टिव लेंथ 0.85 L होती है। कंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट है अगर तो इसकी लेंथ 0.7 L होती है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रट प्लेस्ड ऑन सेम साइड ऑफ गजेट प्लेट है तो 0.85 L नहीं होती इसकी लेंथ। कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, यानी दोनों एंड अगर आपके फिक्स हैं तो यहाँ पे 0.65 L होती है, 1.2 L नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रजिस्ट, गैंट्री गर्डर जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल तीनों टाइप के लोड को रजिस्ट करने के लिए आप डिज़ाइन करते हैं। फॉर अ टेंशन मेंबर इन अ रूफ ट्रस सब्जेक्टेड टू अ पॉजिटिव रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस द स्लेंडरनेस रेशियो इज लिमिटेड टू, जब आपकी स्ट्रेसेस रूफ ट्रस में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होती हैं टेंशन मेंबर में तो जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो आपका लिमिटेड होता है 180। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया ऑफ द फ्लैट, तो विद स्टैगर्ड रिवेटिंग द एरिया टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एरिया इज, तो इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि n इंटू जितने भी नंबर ऑफ रिवेट्स हैं इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट्स माइनस S²/4G रूल लगाते हैं आप स्टैगर्ड रिवेटिंग में, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर डिज़ाइन ऑफ पर्लिन्स, तो पर्लिन्स की डिज़ाइन के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस जो है आप क्या लेते हैं 0.6 टाइम्स ऑफ FY। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक रॉड्स आर डिजाइंड एज, सैक रॉड्स क्या होती हैं, जो पर्लिन्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए जो है आप सैक रॉड्स का यूज़ करते हैं, ये आपके सैक रॉड्स कहलाते हैं, तो ये एक टाइप की टेंशन मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील कॉलम सब्जेक्टेड टू डेड एंड लाइव लोड एलोन, सिर्फ वो स्टील कॉलम जो डेड और लाइव लोड्स को सब्जेक्ट कर रहे हैं उनका स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो होता है आपका 180। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील स्ट्रट फॉर द डिज़ाइन ऑफ विच इज़ गवर्न बाई अर्थक्वेक लोड कंसिडरेशन शुड बी, तो इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो आप कंसीडर करते हैं, स्टील स्ट्रट है एक टाइप का कंप्रेशन मेंबर है जो कि अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करता है, तो उसका होता है 250। वही अगर टेंशन मेंबर की बात होती है तो उसका होता है आपका 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रट इज़ अ कंप्रेशन मेंबर विच इज़ स्मॉल इन लेंथ, लोडेड लाइटली, वर्टिकल और इंक्लाइंड, ऑल ऑफ द अबव, तो ओवरऑल क्या होता है स्ट्रट जो होता है कंप्रेशन मेंबर है, लेंथ में भी कम होता है, लाइटली लोडेड भी होता है, वर्टिकल और इंक्लाइंड भी हो सकता है और ऑल ऑफ द अबव, तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्लैब बेस ऑफ यील्ड स्ट्रेस FY 250 न्यूटन पर mm² है, तो जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू 0.75 टाइम्स ऑफ FY होती है अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, तो अगर आप इसका 0.75 टाइम्स ऑफ 250 कैलकुलेट करेंगे तो 187.5 न्यूटन पर mm² परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉलर क्लियर डायमेंशन ऑफ अ पैनल इन द वेब ऑफ अ स्टिफेंड प्लेट गर्डर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू, तो जो स्मॉलर क्लियर डायमेंशन होती है पैनल में, वेब में, तो वो होती है आपकी 180 टाइम्स ऑफ TW, तो 180 टाइम्स ऑफ TW। वही वर्टिकल अगर आप बात करते हैं तो 270 टाइम्स ऑफ TW होती है थिकनेस ऑफ वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्टिकल स्टिफनर्स इज प्लेट गर्डर इज प्रोवाइडेड, तो जो प्लेट गर्डर में अगर आप वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं
तो ये प्रोवाइड किया जाता है टू प्रिवेंट दी लोकल बकलिंग ऑफ वेब। तो वेब की लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ड्यू टू शियर फोर्स। और वही अगर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी क्या प्रोवाइड करते हैं, बकलिंग ऑफ वेब को ही प्रिवेंट करते हैं, बट ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से प्रिवेंट करता है वेब की बकलिंग को। ये क्या करता है, वेब की बकलिंग को प्रिवेंट कर रहा है ड्यू टू शियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ अ स्टील एंगल कनेक्टेड बाय डबल रिवेट्स। अगर कोई एंगल जो है वो डबल रिवेट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो डबल रिवेट से कनेक्टेड होगा तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो आपकी कहलाती है, ये सपोज डबल रिवेट से कनेक्टेड है, ये होगी आपकी 0.85 L। वही अगर यही एंगल जो है आपका सिंगल रिवेट से कनेक्टेड होता तो सिंगल रिवेट से कनेक्शन के केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है आपकी जो लेंथ ऑफ दी स्टील एंगल है उसकी लेंथ होगी उसके इक्वल ही होगी, ठीक है। बट इस केस में जो स्ट्रेस होती है वो आपकी L होती है और इस केस में जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो 0.85 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर डबल रिवेट से कनेक्टेड है तो लेंथ ऑफ दी कॉलम जो है, बकलिंग लेंथ ऑफ स्टील एंगल जो है वो आपकी 0.85 L होगी। द क्लियर स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर इन प्लेट गर्डर शुड नॉट एक्सीड। तो जो वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं इनकी बीच की जो क्लियर स्पेसिंग है वो 180 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब से शुड नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन रिजिडिटी ऑफ अ सेक्शन। तो जो एक्सटेंशनल रिजिडिटी है इसको बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। तो जो एक्सियल रिजिडिटी होती है सेक्शन की वो होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू AE, यंग्स मॉडुलस। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। EI जो है वो आपका मॉडुलस रिजिडिटी कहलाती है, या आप इसको इलास्टिक रिजिडिटी भी कहते हैं। वही अगर आप बात करते हैं G/J तो ये आपकी शेयर रिजिडिटी कहलाती है।